जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो घटनाक्रम हुआ है उसका अंदाजा किसी को नहीं था। ऐसा नहीं है, मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि बीजेपी ने जीत दर्ज की है। पूरी सरासर बेईमानी हुई है। धड़ल्ले से बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। अगर मैं एक दो जगह का जिक्र करूं विधानसभाओं का जहां मेरी बात हुई है, मैं अपनी विधानसभा भोगांव का अगर जिक्र करूं, मेरे ब्लॉक में जब मैंने बात की लोगों से, बेबर ब्लॉक में, तो जनता का कहना है कि बेबर ब्लॉक की जो मतपेटियां थीं, जो ईवीएम थी, उनके मतों की गणना ही नहीं की गई। बीच में ही काउंटिंग रुकवा करके भाजपा के मंत्री, भाजपा के प्रत्याशी और भोगांव से सहयोग से विधायक बने थे पहली बार, राम नरेश अग्निहोत्री को प्रशासन ने सर्टिफिकेट दे दिया, चुनाव आयोग ने जीत का सर्टिफिकेट दे दिया बिना पूरी मतगणना के। छिबरामऊ में अरविंद यादव के साथ यही किया गया, उनको भी हरवा दिया गया। तमाम जगह की सूची देखने के बाद ये तय होता है कि बहुत कम अंतर से सपा प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी हारे हैं। और ये प्रत्याशी हारे नहीं हैं, उनको हरवा दिया गया, अगर सीधी भाषा में कहा जाए। हालांकि गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने काफ़ी मेहनत की। लास्ट चरण में जब उनको शंका हुई, अंदेशा हुआ, तो ईवीएम की रखवाली भी की गई। लेकिन रखवाली से क्या होता है? बाकी के जो 6 चरणों में उन्हें खेल करना था, जो बेईमानी करनी थी, वो हो चुकी थी। और रही गई कसर जो थी, चुनाव आयोग के साथ मिलकर के, प्रशासन के साथ मिलकर के भाजपा ने पूरी कर ली। जो मीडिया है वो लगातार 3 दिन से ये बताने में लगी हुई है, ये भ्रम फैलाने में लगी हुई है कि मंडलवाद की राजनीति हार गई। हालांकि वो मंडलवाद की राजनीति को बदनाम करने के लिए जातिवाद का इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मंडलवाद की राजनीति नहीं आ रही है। मंडलवाद की राजनीति मजबूत हुई है और ये साबित होता है जो गठबंधन के प्रत्याशियों को जीत मिली और जो उनके साथ बेईमानी करके जिस तरह हराया गया, जिसका मंत्र से वो हारे हैं, उससे ये साबित होता है कि मंडल की जो राजनीति है वो जीती है और मजबूत हुई है। न सिर्फ जीती है बल्कि मजबूत हुई है। केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने हराया। ये उनके सामाजिक न्याय के प्रति लगातार दिए जा रहे भाषणों की वजह से संभव हुआ। उनके द्वारा की जा रही मंडल की राजनीति की वजह से संभव हुआ। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी ने बढ़त बनाई, ये मंडल की राजनीति की देन है। समाजवादी पार्टी की जो बढ़त हुई है वो उसकी सोशल इंजीनियरिंग और मंडल की राजनीति की देन है। कमी रही कि अखिलेश यादव जी ये क्लियर नहीं कर पाए कि वो मंडल के साथ हैं, कमंडल के साथ में। गलती उनसे हुई। एक हाथ में मंडलवाद और दूसरे हाथ में कमंडलवाद, फरसावाद, ये लोगों को कन्फ्यूजन में रखा, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। सपा के कार्यकर्ताओं ने, गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत की। और आज भी मैं लगातार 2-3 दिन से बात कर रहा हूं जनता से, लोगों से। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि किसी को भी इस बात का अंदेशा था कि सपा हार सकती है या समाजवादी पार्टी की इतनी कम सीटें आ सकती हैं। क्योंकि जो आम जनता का आकलन मैं आपको बताऊं, मीडिया क्या कहती है, इंटेलेक्चुअल क्या कहते हैं, उनका अलग है, छोड़ दीजिए। अगर आम जनता की बात करें तो हर आम जनता, आम नागरिक ये बात कहता है कि उनका आकलन
था कि सपा 200 प्लस कम से कम 220 से 250 सीट जीतेगी। और ऐसा ही नहीं, इस बार मतदान भी काफ़ी हुआ। मेरे खुद के बूथ की अगर मैं बात करूं तो 92% प्लस मतदान हुआ, जिसमें टोटल वोट समाजवादी पार्टी का गया है और लगभग भारी संख्या में हर जगह समाजवादी पार्टी को वोट मिला है। अब जो इस राजनीति में इस चुनाव में जो बेईमानी हुई है या जो भी षड्यंत्र हुआ है, उससे सीख लेने की जरूरत है। आने वाले समय में यदि पार्टियों को, जो ओबीसी की पार्टी हैं, एससी की पार्टियां हैं, बसपा हो या सपा हो, इनको मजबूत होना है और सत्ता में स्थापित होना है, तो अब इन्हें ये क्लियर करना पड़ेगा कि इनकी लाइन क्या है, ताकि जनता के अंदर कन्फ्यूजन ना रहे। दूसरी बात, जब तक समाज को अवेयर नहीं करेंगे तब तक आप एक लंबी पारी नहीं खेल सकते हैं। सामाजिक लीडरशिप और सोशल अवेयरनेस के अभाव में सत्ता को हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसको लंबे समय के लिए स्थापित बनाए रखना बहुत ही मुश्किल काम है, संभव नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा, मेरा ये सुझाव है राजनीतिक दलों को कि आप निराश नहीं हों। मैं गठबंधन के दलों से भी कहता हूँ कि निराश ना हों। आपने बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी है। अखिलेश यादव जी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ओम प्रकाश राजभर जी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, पल्लवी पटेल जी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, काफ़ी मेहनत की है। तमाम जो गठबंधन में शामिल दल थे, बहुत मजबूत मेहनत उन्होंने की है। वो एक ऐसी पार्टी के सामने लड़ रहे थे जिसको, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहती है, जिसमें बेईमानी के गुड़ कूट कूट के भरे हुए हैं, जो धूर्त मक्कार षड्यंत्रकारी है, जो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। ओबीसी एससी की पार्टियों को भाजपा सत्ता से क्यों बाहर करना चाहती है, ये समझना होगा। क्योंकि जब तक ओबीसी पार्टियां सत्ता में रहेंगी तब तक भाजपा के लिए आरक्षण को खत्म करना बड़ा टेढ़ा काम है। यदि आरक्षण को बचाए रखना है, अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाए रखना है, तो ओबीसी एससी एसटी की पार्टियों को सत्ता में लाना पड़ेगा। बगैर ओबीसी एससी एसटी पार्टियों के सत्ता में लाए आपको आपके अधिकार नहीं मिल सकते हैं किसी भी कीमत पर। मैं ओबीसी एससी एसटी नेतृत्व की पार्टियों, उनके नेताओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो विश्लेषण करें और सोचें, इस बात पर विचार करें कि चूक उनको कहाँ से हुई है। जो गलतियां उन्होंने अब तक की हैं, अब ना करें। सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि वो किधर खड़े हैं, ताकि समाज के लोग कन्फ्यूजन में न रहें। मैं अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं इसके लिए कि उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ा। ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी, ऐसे दल के सामने वो डटे थे जो क्रूर और तानाशाह फांसीवादी विचारधारा को मानती है, जो बेईमानी में विश्वास करती है, लोकतंत्र की हत्या करने में भरोसा करती है, संविधान को मिटा देने में भरोसा करती है। लेकिन मैं ये भी बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ कि चाहे अखिलेश यादव जी हों, ओम प्रकाश राजभर जी हों, बहन मायावती जी हों, या अन्य ओबीसी एससी के नेता हों, चाहे वो यूपी के हों या बिहार के हों, अन्य प्रदेश के हों, उनके नेतृत्व के जो दल हैं, इन्होंने कभी भी सामाजिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी। इनके आसपास चाटकारों का जमावड़ा हमेशा रहा है, जो सिर्फ सेल्फीबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते। अगर सत्ता में वापसी इनको करना है तो सबसे पहला इनको काम करना पड़ेगा कि अब पिछली गलती न दोहराएं। 4 साल, 4.5 साल एसी रूम में न बैठें, जनता के बीच अभी से, आज से ही निकलना शुरू करें।
उनके सुख दुख में शामिल हों, उनको अवेयर करें। दूसरा काम, जो सामाजिक संगठन ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, ओबीसी को, एससी को, एसटी को जोड़ने का, उनको अवेयर करने का काम कर रहे हैं, उनसे तालमेल बढ़ाएं, उनके साथ बात विचार करें, उनके सुझावों को सुनें, उस पर अमल करें और ऐसे संगठनों को सहयोग करने का भी काम करें, उनको साथ लें। अगर आप ये सोचते हैं कि जो सामाजिक संगठन है वो आपकी टोपी लगा करके, आपका झंडा लगा करके जब चलेंगे तब आप उनका साथ लेंगे, तो ये बिल्कुल कतई संभव नहीं है। क्योंकि यदि कोई सामाजिक संगठन किसी पार्टी का झंडा उठा लेता है तो वो सामाजिक नहीं रह जाता है और उस पर लोगों का उतना भरोसा नहीं रह जाता है जितना भरोसा उसकी निष्पक्षता पर, उसके निष्पक्ष होने पर, बगैर किसी दल का झंडा पकड़ने पर होता है। एक ऐसा संगठन जो किसी दल का झंडा नहीं पकड़े है, वो आम जनता में किसी भी व्यक्ति के साथ खड़े होकर बात विचार कर सकता है, उसको समझा सकता है। लेकिन एक ऐसा संगठन जो किसी दल का झंडा लेके घूम रहा है, वो सिर्फ उस दल के बने बनाए कार्यकर्ताओं के बीच में ही अपनी बात कर सकता है, अन्य दूसरे दल के कार्यकर्ता के बीच में अपनी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे। इस पर विचार करें। सामाजिक संगठनों पर इस तरह का जोर डालने का प्रयास ना करें कि आओ हमारा झंडा उठाओ, हमारी टोपी लगाओ, उसके बाद हम आपका साथ देंगे, हमारी सदस्यता ग्रहण करो। जो आपकी सामर्थ्य है उनके साथ खड़े होने की, वो आप उनके साथ खड़े होने में लगाइए और सामाजिक संगठनों का जो काम है वो अपना काम करेंगे। सामाजिक संगठनों को चाहिए कि वो ज़मीन पर काम शुरू करें। साथियों, शेयर भी करते रहें। और मैं अपने कुछ पसमानदा समाज के साथियों से भी नाराज़ हूँ, क्योंकि हमारे जो पसमानदा समाज के जो साथी हैं, कुछ साथी वो बहुत खुश हैं इस बात से कि बीजेपी की सरकार बन गई। शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है बीजेपी कभी भी आपकी हितैषी नहीं हो सकती है। आपको अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़नी पड़ेगी। बीजेपी न कभी उर्दू नाम वालों की हितैषी थी और ना ही कभी हितैषी होगी। समाज को गुमराह न करें, उनको बेचने का काम न करें। सपा बसपा के कार्यकर्ता विशेष कान लगा के इस बात पर गौर करें कि जो आप लोग बात बात पे ये जो है कोई भी बातचीत को समझे बगैर ऊट पटांग कमेंट करने लगते हैं, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के पोस्ट पर, उसके वक्तव्य पर गाली गलौज करना, उल्टा सीधा बोलना, इसका है उसका है, इस तरह के उसके ऊपर टैग लगाना, ये ले डूबा है और आगे भी ये बर्बाद करेगा। एक निष्पक्ष सामाजिक कार्यकर्ता न तो किसी जाति का होता है, न ही किसी दल का होता है। वो विचारधारा के साथ बंधा होता है, विचारधारा के साथ खड़ा होता है। जो दल उसके समाज हित में काम करता है, उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करता है, वो सामाजिक कार्यकर्ता उस दल को सपोर्ट करता है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। तीसरी बात, हमारे ओबीसी एससी समाज की जो आम जनता है, जो हमारे नौजवान युवा साथी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, सरकार बेईमानी से बनी, पूरी बेईमानी से तो नहीं बनी, वोट तो आपने दिया है। ये तो नहीं कह सकते कि 100% बेईमानी हो गई, बेईमानी तो हुई है, लेकिन इतना तो वोट आपने दिया है कि बीजेपी अगर बेईमानी नहीं होती तो सेकंड बड़ी पार्टी तो उत्तर प्रदेश की होती। तो इतना वोट आपने दिया है, इसीलिए बीजेपी बेईमानी करके सत्ता में आ पाई है। चाहे वो ईवीएम की चोरी हो या तानाशाही से वोटों का डलवाना हो, मंडल की राजनीति साबित करती है कि बैलेट पेपर से पहली बार गठबंधन जीता है।
बैलेट पेपर में हमेशा ही बढ़त बीजेपी को मिली है, लेकिन इस बार मंडल की राजनीति ने ही गठबंधन को बैलेट पेपर में बढ़त दिलाई है। तो इसलिए ये जो गुमराह करने का काम मनु मीडिया, जातवादी मीडिया कर रही है कि मंडल की राजनीति हार गई है, ताकि आपका मनोबल टूट जाए, आपके नेताओं का मनोबल टूट जाए और आप भी उनके उस सामंतवादी विचारधारा को फॉलो करने लगें, उनके एजेंडे पर चल कर के हिंदू मुसलमान करने लगें और उनका काम आसान हो जाए। इससे बचें, इस बात को स्वीकार न करें कि मंडल की राजनीति हारी है। आप विश्लेषण करें खुद, आपको खुद इसका पता चल जाएगा कि मंडल की राजनीति हारी नहीं है, मजबूत हुई है और मंडल की राजनीति ने ही गठबंधन को बहुमत दिलाया था, जो बेईमानी से भाजपा ने अपने फेवर में कर लिया। हमारे लोग नमक हलाल लोग हैं, नमक हराम नहीं है। मोदी ने सही कहा था कि आप नमक हरामी नहीं करोगे। भाजपा ने नमक खिला करके आपका भविष्य खरीद लिया। आप खुश हो रहे हैं। अब 5 साल तक जब आप प्रताड़ित होंगे, अभी एक वैकेंसी निकली है, एक रिजल्ट निकला है, उसमें जर्नल की कट ऑफ 299 और ओबीसी की कट ऑफ 299। गैस के दाम बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है, एजुकेशन का निजीकरण अब और तेजी से होगा। आपने वो काम कर दिया है जिसके आप बधाई के पात्र हैं। आपने वो काम किया है कि आपने अपने बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए, आपने अपने बच्चों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए, आपने बीजेपी की नमक की इतनी अच्छी कीमत चुकाई है जो इतिहास में दर्ज होगी। कभी भी आने वाली पीढ़ियां इसको भूल नहीं पाएंगी। लेकिन अब मैं एक बात सामाजिक संगठनों से भी कहना चाहता हूं कि जो हो गया वो हो गया, और जो आपने किया अब तक वो भी ठीक है, पर अब वक्त है कि या तो अपना जो संगठन है इसको उठा के कूड़े में फेंक दीजिए, या फिर गांव का रुख करिए, गांव की तरफ जाइए, चौपालें लगाइए, लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताइए, मंडल कमीशन की सिफारिशें उनको समझाइए। केवल हो हल्ला करने से, दिल्ली मुंबई में मीटिंगें करने से और उसका जो है यूट्यूब मीडिया पे न्यूज़ चलवा देने से, या 2-4 बड़े बड़े भाषण फेसबुक पे लाइव आकर के दे देने से, या वहाँ माइक पकड़कर मंच फाड़ देने से समाज में बदलाव नहीं होने वाला है। तमाम मैं देख रहा हूँ जो मीडिया वाले, जो संगठन वाले हैं, उनको अगर कोई पत्रकार मिल जाए और उनसे कोई सवाल पूछ दे तो अपना सारा गुस्सा पत्रकार के ऊपर उतार देते हैं। ऐसे उससे बात करते हैं कि जैसे उसको जवाब नहीं दे रहे हैं बल्कि लड़ रहे हैं। तो थोड़ा संयम बरतिए और सैद्धांतिक तरीके से काम करिए, जमीन पर काम करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी सामर्थ्य से अधिक करिए, अपना घर बार बेच के करिए, लेकिन जो आप जो मीटिंगें करते हैं, शहरों में जो आप मीटिंग करते हैं जिनमें आप लाखों रुपए का खर्चा करते हैं, अगर वही पैसा 1 लाख रुपया एक मीटिंग में आपका खर्च होता है, दिल्ली बम्बई जो आप करते हैं, मैं आपको बता देता हूं कैसे 1 लाख खर्चा होता है। मान लीजिए आपने 100 लोगों की मीटिंग बुलाई दिल्ली के अंदर, और 100 लोग बाहर से जाते हैं दिल्ली। एक तरफ का अगर उनका किराया 500 रुपये भी लगा तो दोनों तरफ आने जाने का 1000 रुपये किराया हो गया। तो लोगों को केवल वहाँ तक पहुँचने में ही 1 लाख रुपये खर्चा हो गया। उसके बाद 10,000, 15,000, 20,000 में हॉल बुक होता है 4 घंटे के लिए, 20-30 हज़ार चाय नाश्ते में खर्च हो जाता है। तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके आप सिर्फ 4 घंटे वहाँ पर बकवास करते हैं बैठ के। और बकवास कैसी करते हैं? सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए जो 100 लोग होते हैं, मैं कई मीटिंगें अटेंड किया, वो मैंने अटेंड करना बंद कर दिया। उसका एक ही रीज़न है कि मीटिंग में आने वाले जितने लोग हैं वो सब खुद को एक दूसरे से ज़्यादा
ज्ञानी साबित करने में 4 घंटे बिता देते हैं। आखिर में निष्कर्ष ये होता है कि भाई साहब, जिस आंदोलन को करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, अब उसकी रणनीति अगली मीटिंग में करेंगे, और अगली मीटिंग में भी पिछली मीटिंग वाला ही फार्मूला दोहराया जाता है, फिर अगली मीटिंग तय हो जाती है। लेकिन न तो आंदोलन का दिन तय होता है, न आंदोलन की तारीख तय होती है, न आंदोलन की रणनीति तय होती है, न आंदोलन की जिम्मेदारी तय होती है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है मीटिंगों में जा जा करके, और मैंने बंद कर दिया उन मीटिंगों में जाना। तो जो 1-1.5 लाख रुपया खर्च करके आप 100 लोग वहां पर बैठ के बकवास करते हैं, उस 1.5 लाख रुपए में, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप मुझे दीजिए 1.5 लाख रुपया और मुझसे हिसाब लीजिए। मैं 1.5 लाख रुपए में 150 गांव में कार्यक्रम करूंगा और कम से कम 10,000 लोगों तक वो बात पहुंचाऊंगा जो आप 100 लोग आपस में करते रहते हैं बैठ के। समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप लोगों को गांव में एसी नहीं मिलेगी, गांव में बिस्लरी का मिनरल वाटर आपको नहीं मिलेगा, गांव में आपको कॉफ़ी नहीं मिलेगी, नाश्ते में चाउमीन, डोसा, बर्गर नहीं मिलेगा। गांव के लोग भोले होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, लेकिन इतने भी कमज़ोर नहीं होते हैं कि वो आपको नाश्ता नहीं करा सकते। वो आपको बिस्लरी नहीं दे सकते, लेकिन हैंडपंप का शुद्ध पानी आपको पिलाएंगे। एसी नहीं चला पाएंगे तो कम से कम वो कूलर और पंखा आपके लिए लगा देंगे, और वो भी नहीं होगा तो उनके अंदर इतनी संवेदनाएं तो हैं कि अगर आप बाहर से आएंगे तो जो हाथ वाला पंखा होता है उससे खड़े होकर आपके ऊपर हवा कर देंगे। डोसा बर्गर नहीं खिला पाएंगे, लेकिन घर का शुद्ध और बढ़िया स्वादिष्ट खाना वो आपको जरूर खिलाएंगे, पूरे प्यार के साथ में। तो आपको गांव की तरफ जाना पड़ेगा। जिनकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं वही लोग जब आपको नहीं जान रहे हैं, तो ऐसी लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं है। गांव की तरफ निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा गांव में कार्यक्रम करिए। दिल्ली बम्बई की 10 मीटिंगों से अच्छा है 100 गांव में छोटे छोटे कैंपेन करना, खाट चौपाल करना, कैडर लगाना, जिसकी आज नितांत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वो करिए। अंत में मैं अपने साथियों को मैं अपने कार्यक्रम की जानकारी देना चाहता हूँ। फिलहाल तो मैं राजस्थान में हूँ, दौसा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ ERCP पूर्वी राजस्थान नहरकरण परियोजना को लेकर के पानी की समस्या है 13 जिलों में। उसके लिए आंदोलन खड़ा करने के लिए साथियों ने बुलाया है, उस पर बात विचार चल रहा है। संभवतः होली के बाद से शुरुआत हो सकती है। तो ये तो यहाँ राजस्थान का प्रोग्राम एक हो गया। हमारा जो आंदोलन है, हम निश्चित तौर पर अब समस्याएं बड़ी हो गई हैं, आंदोलन करना अब और कठिन हो गया है। हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि एक तो फासिस्ट सरकार दोबारा सत्ता में आ चुकी है, दूसरा हमारा समाज समझने को तैयार नहीं है। संसाधनों का अभाव बहुत ज़्यादा है, संसाधन हमारे पास नहीं। हमने ये तय किया है कि हम 7 प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, 7 प्रदेशों में 13 से 15 महीने की एक मंडल संकल्प यात्रा निकालेंगे, जो तकरीबन 200 से अधिक जिलों में और हर जिले के करीब 100 गांव में जिसका कार्यक्रम लगेगा। यात्रा का उद्देश्य सिर्फ यात्रा भर नहीं होगा, सिर्फ कैंपेन करके वहां भाषण देना भर नहीं होगा, बल्कि 2024 में मंडल कमीशन को लागू करवाने के लिए एक विशाल जन आंदोलन खड़ा करने की ये मेरी रणनीति है, और मैं इस पे काम करने की शुरुआत करने जा रहा हूँ। लेकिन समस्या यहाँ संसाधनों की आ रही है, क्योंकि इसका पूरा बजट जो हमने लगाया है 40 से 50 लाख का खर्चा जा रहा है, और मेरे जैसे आदमी के पास तो इतना बड़ा बजट संभव नहीं है। दूसरी बात, संगठन के विस्तार की आवश्यकता है। तो जो भी साथी
जुड़ना चाहते हैं संगठन से, काम करने वाले ही, देखिए जो समाज में वास्तव में काम कर सकते हैं। आप लोग मुझे देखते हैं और जानते होंगे कि मैं जैसा हूँ अपने साथ वालों को भी मैं वैसा ही चाहता हूँ कि वो भी निष्पक्ष रूप से और बगैर किसी भेदभाव के समाज में काम करें। 1000 लोगों की बजाय मैं सिर्फ ऐसे 10 लोगों को चुनना पसंद करता हूँ। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं संगठन में, मंडल आर्मी में, वो जुड़ सकते हैं। और हम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, तमाम प्रदेशों की प्रदेश इकाइयों का गठन करेंगे और जिम्मेदार साथियों को जिम्मेदारी देंगे कि संगठन को का विस्तार करें वो लोग। और जो भी साथी इस कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि ये बड़ा बजट है और हम भी लगे हुए हैं बातचीत करने में, देखते हैं अगर ये बजट नहीं भी पूरा हो पाता है तो भी हम कार्यक्रम करेंगे। आप जानते हैं कि हम इतनी क्षमता रखते हैं कि पैदल भी हम कार्यक्रम कर सकते हैं, बगैर किसी संसाधनों के भी, बगैर किसी के सहयोग के भी हम कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में ये होगा कि जो प्लानिंग, जो रणनीति हमारी है, ये हो सकता है कि वो सफल संभवतः न हो पाए, या हो सकता है कि जो प्रोग्राम 2 साल में, जो रणनीति, जो आंदोलन खड़ा करने का है, उसमें मुझे 10 साल लग जाए। पर हाँ, मैं रुकूंगा नहीं और ये कार्यक्रम मेरा अगस्त सितंबर से शुरू करने का विचार है। तो आप लोग जो भी सहयोग इसमें अगर करना चाहें तो मंडल आर्मी का, उसमें मेरी प्रोफाइल पर आप देखेंगे तो अकाउंट वगैरह होगा। UPI ID भी है, मंडल आर्मी सामाजिक न्याय मिशन @SBI करके, तो आप उसमें जाकर के कर सकते हैं। और देखिए, स्पष्ट बात यह है, जो हमारे समाज के लोग हैं उन्हें हमारा साथ देना होगा। आप लोग अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो क्या सवर्ण हमारा साथ देंगे? कौन देगा? क्योंकि मैं तो सवर्णों के जो मुद्दे हैं उन पे काम कर नहीं रहा हूँ। अगर मैं उन पे काम करता तो संभवतः शायद बहुत सारे संसाधन और जो लोग कर रहे हैं उनके पास हो गए हैं। पर संसाधन हो या ना हो, मैं समाज के प्रति गद्दारी की भावना तो नहीं ला सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि अभी तक तो हमारे शरीर में इतना खून है और होने के नाते शरीर में इतनी जान है कि पदयात्रा कर सकता हूँ, एक गांव से दूसरे गांव, यानी कि प्रतिदिन 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर ही काम चला सकता हूँ। तो अगर संसाधन नहीं भी होंगे तो भी तकलीफ नहीं होगी, पर आंदोलन की गति जो है वो तेज नहीं हो पाएगी बिना संसाधनों के। या जो सामाजिक परिवर्तन की जो आवश्यकता है, जिसके लिए जिस तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है, जो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए, और यकीनन मैं अपने पास कुछ नहीं रखूँ, जो समाज जो आपसे लूँगा वो समाज में ही वापस रिटर्न कर दूँगा। मुझे आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इसलिए नहीं है कि एक और इसमें प्लस चीज़ ये भी है कि देखिए, मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ, जिम्मेदार हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी 4 बेटियाँ हैं। मैंने और मेरी मैडम ने ये तय किया है कि बेटियों को शादी करने के बाद हम अपनी आधी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों में देंगे, जो भी हमारी प्रॉपर्टी होगी। और उस आधी प्रॉपर्टी में जो ज़मीन हमारी, जो पुरखों की ज़मीन है, खेती की ज़मीन, उसको छोड़ के बाकी हमारी जो पुरखों की ज़मीन है और जो हमारी आधी प्रॉपर्टी होगी हमारे बुढ़ापे तक, शादी के बाद बच्चियों की, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, उस संपत्ति का इस्तेमाल करके, जो मेरी ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, उसमें मंडल साहब के नाम से पुस्तकालय, संग्रहालय और स्कूल का निर्माण, और साथ ही बहुजन महापुरुषों के साहित्य इतिहास से जुड़े हुए संग्रहालय और
उनके एक पार्क कह लीजिए, उसका निर्माण करवाऊंगा बहुजन वैचारिकी को स्थापित करने के लिए, क्योंकि बेटे तो है नहीं। तो जब बेटा होता है तो लालच बढ़ जाता है कि बेटे को देके जाना है, तो और क्योंकि प्रेशर भी होता है, जब बेटे की शादी होती है तो कहता है कि हमारे लिए क्या किया, नाती हो जाता है, बहुत सारी पीढ़ियाँ बढ़ती हैं, तो वो प्रेशर मेरे ऊपर बुढ़ापे पे नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने ये पहले ही तय कर लिया है कि हमें क्या करना है। और फिलहाल हम लोगों के बीच समझौता हो गया है कि 20-25 दिन महीने के मैं समाज के बीच रहूँगा और 5 दिन 7 दिन फैमिली के बीच रहूँगा, ताकि जो भी हमारी आवश्यकता रहती है, जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं, उनका निर्वहन किया जा सके। तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। सरकार चाहे जितनी तानाशाह क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारे जो हौसले हैं, जो बहुजन महापुरुषों के संघर्ष से मिली हुई ताकत है, उसको कोई भी न तोड़ पाया है न तोड़ पाएगा। हम लड़े हैं और लड़ते रहेंगे, निरंतर एक नई ऊर्जा के साथ लड़ेंगे। जितना हमें दबाया जाएगा उतनी ज़्यादा लड़ने की ताकत हमारे अंदर पैदा होगी। साथ ही साथियों, एक मैंने लिंक दिया है ऊपर वीडियो के पोस्ट डिस्क्रिप्शन में, उसमें हमने एक लिंक दिया हुआ है जहां से आप जुड़ सकते हैं। एक मंडल आर्मी का ऐप ग्रुप है, उस पर वहाँ पर हम लोग डेली प्रयास करेंगे कि 8-9 बजे शाम को इस तरह की चर्चा का आयोजन किया जाए, जिसमें ओबीसी SC ST के मुद्दों पर हम लोग बात विचार कर सकें, और क्या रणनीति है आगे की, किस तरह की मंडल संकल्प यात्रा रहेगी, कैसे हमारा टारगेट, क्या प्लान है कि 20,000 गाँव में हमें कैसे पहुंचना है 2023 के लास्ट तक, और कैसे हमें 2024 के पहले। साथियों, मंडल आर्मी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आर्मी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आर्मी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।